गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज हम 12th सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 का अंतिम पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें जानेंगे कि सोवियत संघ जो गणराज्य है उसका संघर्ष और तनाव, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जानेंगे कि सोवियत संघ या रूस और भारत के कैसे संबंध रहे हैं उस काल से वर्तमान तक। बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, भारत और रूस का संघर्ष के बारे में, संबंधों के बारे में सबसे। लेकिन उससे पहले जानेंगे संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकतर गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने समय समय पर गृह युद्ध तथा विरोध का सामना किया। इसके साथ साथ इन देशों में बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप में भी वृद्धि हुई, जिसके कारण परिस्थितियां और भी जटिल हो गई। अर्थात जो सोवियत संघ एक गणराज्य था, उसके कुछ राज्य जो थे उसमें समय समय पर गृह युद्ध जैसी स्थिति या सोवियत संघ को गृह युद्ध जैसी स्थिति का समय समय पर सामना करना पड़ रहा था, और जिसके कारण वहाँ की स्थितियाँ, जो देश की स्थितियाँ थी, वो लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। क्या क्या आंदोलन हुए उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है बच्चों, रूस के दो गणराज्यों, कौन कौन से दो गणराज्यों में चेचन्या और तजाकिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन भी हुए। मास्को ने चेचन विद्रोहियों के दमन हेतु जो साधन अपनाए गए वे अमानवीय थे। अर्थात जो हिंसा आंदोलन हुए वे हिंसात्मक हुए और कैसे थे, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मानव के लिए जो कष्टकारी थे, क्या थे उसमें, उसके द्वारा गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी में मानव अधिकारों का बड़े स्तर पर हनन किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी स्वतंत्रता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। लोगों को प्रताड़ित किया गया, बमबारी की गई, लेकिन लोगों ने अपनी लोगों की मांगों को दबाया नहीं जा सका, उनकी आवाज़ को कुचला नहीं जा सका। क्या हुआ, मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों तक अर्थात 2001 तक गृह युद्ध की विपदा को झेलता रहा। इस पूर्ण क्षेत्र में स्थान स्थान पर अनेक सांप्रदायिक संघर्ष अनवरत चलते रहे। सांप्रदायिक तनाव या संघर्ष क्या होता है? सांप्रदायिक होता है जो दो धर्मों के बीच विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं। जैसे समय समय पर आप भारतवर्ष में भी देखते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, और हिंदू और मुस्लिम जैसे जो झगड़े हैं वो सामने उभर कर आते हैं, तो सांप्रदायिक दंगे बच्चों कहलाते हैं। अज़रबैजान का एक प्रांत नगरों काराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। जॉर्जिया के दो प्रांत स्वतंत्रता हेतु आपस में गृह युद्ध में संलग्न थे। यूक्रेन, किर्गिज़स्तान तथा जॉर्जिया में तत्कालीन शासन को समूल नष्ट करने के लिए आंदोलन चले। अर्थात जॉर्जिया अपनी स्वतंत्रता चाहता था, यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता चाहता था, किर्गिज़स्तान अपनी स्वतंत्रता चाहता था। इसके अलावा जॉर्जिया भी अपनी स्वतंत्रता चाहता था, अर्थात अपनी स्वतंत्रता, अपने अलग को राष्ट्र के रूप में वो देखना चाहते थे, जिसके कारण अनेकों आंदोलन बच्चों उस समय चलाए गए। अनेक देश तथा प्रांत नदियों के जल विवाद में भिड़ने लगे थे। इन सभी कारणों के कारण, अस्थिरता के वातावरण के कारण जन सामान्य का जीवन कष्टमय हो गया। तो बहुत सारे आंदोलनों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोई भी आंदोलन हो बच्चों, किसी भी राष्ट्र में हो, किसी भी देश में हो, यदि वो लंबे समय तक, दीर्घ समय तक चलते हैं, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जो आम जनता है उनके जीवन पर पड़ता है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम संसाधनों के विशाल भंडार हैं, जिनसे यह गणराज्य आर्थिक रूप से लाभान्वित होते रहे हैं। महत्वपूर्ण विशेषता है मध्य एशियाई देशों की क्या है, वो वहाँ पर जो है पेट्रोलियम अर्थात पेट्रोल के संसाधन या विशाल मात्रा में वहाँ पर भंडार हैं, जिससे उनको बहुत अधिक मात्रा में बच्चों
आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, अर्थात वह उसका निर्यात करके पैसा कमाते हैं। तो आगे था इसमें, किंतु आर्थिक लाभ के साथ साथ यह क्षेत्र बाह्य शक्तियों तथा तेल कंपनियों की परस्पर प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र भी बन गया। रूस, चीन तथा अफगानिस्तान का यह सीमावर्ती भाग पश्चिमी एशिया के समीप ही है। एक घटना दी है 11 दिसंबर 2001 की घटना के पश्चात अमेरिका को उक्त क्षेत्र में सैन्य बल हेतु एक गुप्त सक्रिय स्थल की आवश्यकता थी। उसने किराए पर उक्त स्थल को प्राप्त किया तथा सभी राज्यों को आर्थिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु युद्ध काल में इन देशों के मनचाहे क्षेत्र में अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति प्रदान कर ली। अर्थात अमेरिका ने क्या किया, उन स्थलों को प्राप्त किया, इसलिए किया क्योंकि वह उन क्षेत्रों पर अपने विमान को आसानी से उड़ा सकता था। अब इस व्यवस्था से उसको क्या लाभ हुआ? निकटवर्ती राज्यों को रूस अपने प्रभाव में रखना चाहता था, क्योंकि रूस और अमेरिका विश्व की दो महाशक्तियाँ थी। वर्तमान में भी है, अमेरिका ने सर्वसर्वा अपने आप को बना रखा है। वह इन राज्यों को निकटवर्ती विदेश मानता था। खनिज तेल जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की उपस्थिति के कारण चीन इत्यादि देश के आर्थिक हित भी इन क्षेत्रों से जुड़े थे। एक और शक्तिशाली राष्ट्र कौन? चीन। उसका भी आर्थिक हित इन क्षेत्रों से बच्चों जुड़ा हुआ था। क्यों जुड़ा हुआ था? क्योंकि वह उसे व्यापार करने हेतु उपयुक्त परिस्थितियां या अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती थी, जिसके कारण चेकोस्लोवाकिया में शांतिपूर्ण विभाजन दो भागों में हो गया। एक राज्य, एक स्टेट बना चेक और दूसरा बना स्लोवाकिया। दो नवीन देशों का उदय हुआ। इसके अलावा बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य और यूगोस्लाविया में भी बच्चों भयंकर संघर्ष हुआ और 1991 में पुनः यूगोस्लाविया का विघटन हो गया। अब उसमें क्या हुआ, कई राष्ट्र उसमें सम्मिलित हुए, जिसमें बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, इन सब ने भी अपने आप को बच्चों स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया। अब क्या हुआ, इसमें यूगोस्लाविया पर जो बमबारी हुई उसमें नाटो को एक क्या था कि जातीय संघर्ष रूप लेकर वह धीरे धीरे गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया और जिसके कारण वहाँ पर जातीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। आगे है इसी क्रम में पूर्व साम्यवादी देश और भारत, अर्थात भारत के उन राष्ट्रों से कैसे संबंध रहे हैं। रूस से भारत के बहुत मित्रतापूर्ण संबंध प्राचीन काल से बच्चों रहे हैं। जानेंगे क्या क्या हैं पूर्व साम्यवादी देश और भारत। उसमें क्या है, भारत ने सभी साम्यवादी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं, अर्थात ऐसे राष्ट्र जो पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, ऐसे राष्ट्रों के साथ भारत का प्रारंभ से ही घनिष्ठ संबंध रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों रूस और भारत के संबंध अधिक गरिमापूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण रहे हैं। यानी कि यूँ कहें भारत का एक सच्चा और अच्छा मित्र रहा है रूस की विदेश नीति का महत्वपूर्ण भाग भारत के रूस के साथ संबंध हैं। भारत एवं रूस के आपसी परस्पर संबंध, विश्वास, साझे हित के गौरव में इतिहास के साक्षी। जैसा कि हमने जिक्र किया कि प्राचीन काल से ही भारत का रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। साथ ही साथ दोनों देशों की अपेक्षाएं तथा आकांक्षाएं भी समान हैं लगभग। भारतीय सिने जगत के सितारे राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक के रूस तथा सोवियत संघ के निवासी परिचित हैं। तो संक्षेप में यह कहा जा सकता है बच्चों कि भारतीय संस्कृति यहाँ के जनमानस का एक अंग है, अर्थात रूस की जनता पर भी भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव है वह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत और रूस के संबंध। संक्षेप में जानेंगे। पहला संबंध आर्थिक संबंध। तो सोवियत संघ और भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र में बच्चों कंपनियां स्थापित की हैं, जिसमें प्रमुख है भिलाई कारखाना, बोकारो कारखाना और विशाखापट्टनम में इस्पात कारखाना। इसके अलावा
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों को रूस ने आर्थिक मदद दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रूस ने भारत में कल कारखाने खोलने के लिए अपनी आर्थिक मदद भारत को दी है। दूसरा है राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके बाद विशेष रूप से 1971 में 1971 में सोवियत संघ ने भारत का कश्मीर मसले पर भी समर्थन किया। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। आगे है तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है, सैन्य। भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सज्जा सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार था। अर्थात सैन्य संगठन के लिए अस्त्र शस्त्र, बहुत सारे सैन्य उपकरण रूस ने भारत को प्रदान किए या उनकी भारत की मदद की। संस्कृति, यदि सांस्कृतिक दृष्टि से बात करें बच्चों तो हिंदी फिल्मों और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में भी लोकप्रिय रही है। भारतीय लेखक और कलाकारों ने भी समय समय पर बच्चों सोवियत संघ में क्या है यात्राएं की हैं। तो इस तरह से हमें भारत और जो सोवियत संघ है उनके हमेशा से बच्चों मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। अंतिम में है अभी बहु ध्रुवीय विश्व का स्वप्न रूस एवं भारत दोनों का सम्मिलित स्वप्न है। बहुध्रुवीय विश्व से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अनेक शक्तियां उपस्थित हों। तो आज हम भारत वर्तमान की भी करें तो बच्चों भारत आज विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और केवल रूस से ही नहीं बच्चों, वर्तमान में अमेरिका से भी हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण हो रहे हैं। आगे जानेंगे सुरक्षा को अपना सामूहिक दायित्व समझें, अर्थात किसी भी देश पर कहीं भी आक्रमण हो तो सभी देशों से स्वयं पर आक्रमण माने तथा सामूहिक रूप से आक्रामक शक्तियों के प्रति समुचित कार्रवाई करें। क्षेत्रीयताओं को अधिक से अधिक महत्व दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान चर्चा के माध्यम से हो। प्रत्येक देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा लिए गए निर्णय सर्वमान्य, सर्वहितकारी, संस्थाएं सुदृढ़ एवं शक्ति संपन्न हों। ऐसा भारत और रूस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों में विश्वास जताया गया है। और सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों क्या है, एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में शांति बनाए रखने का प्रयास करती है। अंतिम पैराग्राफ में जानेंगे भारत को रूस से अनेक संबंधों जैसे जम्मू कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आवागमन तथा देश संतुलन में अनेक लाभ प्राप्त हुए। रूस को भी भारत से बच्चों महत्वपूर्ण संबंधों में लाभ प्राप्त हुए हैं। भारत रूस के लिए एक बहुत बड़ा क्या है, शस्त्रों का क्रेता है। अर्थात रूस को भारत से बहुत बड़ा फायदा होता है तब जब भारत रूस में बने शस्त्रों को खरीदता है। तो एक बहुत बड़ा साथी के रूप में दोनों देश उभरे हैं। भारतीय सेना के अधिकांश सैनिक साजो सज्जा का सामान रूस से ही आयात किया जाता है, अर्थात रूस से ही मंगाया जाता है। इसके अतिरिक्त तेल आयातक देशों में भारत एक बहुत बड़ा आयातक देश है जो रूस से बच्चों तेल का आयात करता है, अर्थात वहाँ से तेल मंगाता है। आर्थिक दृष्टि, व्यापारिक दृष्टि से भारत और रूस के संबंध बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि भारत और रूस दोनों एक ऐसे राष्ट्र रहे हैं जो एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हुए हैं और भविष्य में भी आशा करते हैं। वैसे तो वर्तमान में ज़्यादातर अब हम जो भारत के संबंध हैं सभी राष्ट्रों के साथ अच्छे हो रहे हैं, केवल रूस के साथ ही नहीं अमेरिका के साथ भी। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
ने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हैं, समय समय पर विदेशों की यात्राएं की हैं, विदेशी प्रतिनिधि भी भारत में आए हैं, जिससे केवल रूस या अमेरिका से ही नहीं, विश्व के समस्त राष्ट्रों से बच्चों भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं और आशा करते हैं भविष्य में भी जो है हमारे संबंध राष्ट्र के मैत्रीपूर्ण ही रहेंगे। ऐसी आशा करते हुए हम इस चैप्टर को आज पूर्ण विराम करते हैं, अर्थात हमारा चैप्टर ये पूरा होता है। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में हम नया चैप्टर लेकर पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।